अस्सलाम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर वजीहा और आज हम अपने से एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं, जिसके अंदर आज की जो हमारी एपिसोड है हम बात करेंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन का क्या काम होता है और कोविड-19 के अंदर स्पेसिफिकली हम आपको अपडेट्स देंगे बहुत ही आसान ज़बान में कि वैक्सीन्स कहाँ तक पहुँची हैं और उनकी डेवलपमेंट क्या है। आई एम जॉइन्ड बाय माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स अगेन, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सबिहा अनीस, जो कि कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट हैं एट द इंडस हॉस्पिटल। हमारे पास डॉक्टर सैयद शहजाद हसन हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड, और हमारे पास डॉक्टर हामिद मर्चेंट है, जो कि सब्जेक्ट लीड है इन फार्मेसी इन यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड। सो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टू ज्वाइन इन टुडे। सो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आई थिंक जनरल पब्लिक के बहुत इंटरेस्ट का है, बिकॉज जिस किसी से पूछो हर किसी का ये सवाल होता है कि कोविड-19 की वैक्सीन क्या आ रही है, कब आ रही है और हम कब निकल सकेंगे अपने घरों से बाहर, हम कब वैक्सीन लगवा के हम आज़ाद हो जाएंगे एंड वी विल बी सेफ। सो वी विल ट्राई दैट इन द वन नेक्स्ट आवर हम बहुत आसान ज़बान में आप लोगों को ये बता सकें कि कोविड-19 की वैक्सीन की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। उस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को कुछ मेजर टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसके बारे में हम आसान ज़बान में हमारे पैनलिस्ट आज आप लोगों को बताएंगे। सो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, क्या आप में से हमें कोई ये बता सकता है कि वैक्सीनेशन होती क्या है और एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइज़ेशन में क्या फ़र्क है? मैंने बड़ी मुश्किल मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल की हैं और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स इस वक़्त मौजूद हैं यहाँ, ये हमारे नाज़रीन के लिए इसको बहुत सिम्प्लिफ़ाई करके बताएँ कि ये क्या होता Okay. So shall I start? है? जी, बिल्कुल डॉक्टर सबिया। तो वैक्सीन एक्चुअली एक दवाई होती है, अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम बात करें, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ आप इन्फेक्शंस को उससे आपको ठीक करने के लिए होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जैसे आपकी तेज़ाबियत दूर करने के लिए होती हैं। इस तरह से वैक्सीन भी एक दवाई होती है। ये दवाई किस तरह से काम करती है? ये दवाई जब आपके जिस्म में डाली जाती है, चाहे वो मुँह के ज़रिए हो, चाहे वो इंजेक्शन लगाने से डाली जाए, तो वो आपके जो इम्यून सिस्टम है, दिफ़ाई निज़ाम है, उसको वो बहुत ताकतवर कर देती है, उस चीज़ के लिए, उस मर्ज़ के लिए या उस जरासीम के खिलाफ जिसकी हमने वैक्सीन के अंदर आपको वो दवाई पहुँचाई है, या वो उसके खिलाफ लड़ने की कुव्वत को बढ़ा देती है। ये आसान अल्फ़ाज़ में वैक्सीन की डेफ़िनेशन है। ठीक। अच्छा, तो अब डॉक्टर सबिहा, वैक्सीन ये 2 उससे तरह पहले की है। लगाया जाता है, बीमारी से पहले देते हैं या बीमारी के बाद देते हैं ये दवाई, वैक्सीन? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक हम कहते हैं एक्टिव और एक कहते हैं हम पैसिव। जो एक्टिव होती है वो उम्मन मर्ज़ आने से पहले लगाई जाती है, ताकि अगर कोई जर्म या जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो, तो आपका दिफ़ाई सिस्टम पहले से तैयार हो उससे लड़ने के लिए। यानी हम पहले से तैयार कर देते हैं अपने दिफ़ाई निज़ाम को कि अगर वो जर्म आया तो हम उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक्ट करेगी, उसको नहीं डिज़ीज़ नहीं पैदा करने देगी या मर्ज़ पैदा नहीं करने देगी। एक होते है पैसिव, पैसिव में ये होता है कि पहले से एक्टिवेटेड या बनी-बनाई मॉलिक्यूल्स हों या सेल्स हों, उस मर्ज़ के खिलाफ, और अगर वो जिसके जरासीम दाखिल हो गए हैं आपके जिस्म में किसी भी वजह से, तो वो हम दे देते हैं ताकि फिर वो मर्ज़ ना पैदा कर सके और वहीं उसके साथ लड़ के फ़ौरन ख़त्म कर दें। जैसे कि टेटेनस, अगर किसी को चोट लगती है तो हम उसमें 2 किस्म की वैक्सीन्स देते हैं। पहले वो वाली वैक्सीन देते हैं कि अगर वो जर्म अगर आ गया है तो उसको उसी वक़्त ख़त्म कर दें। उसके बाद हम दूसरी वैक्सीन देते हैं, उसके बाद, कि फिर अगर दोबारा से कभी वो जर्म आएगा, तो वो हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर हो चुका होगा कि उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर हामिद, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी अपने बात की थी कि कन्वेलेसेंट प्लाज़्मा या डोनर से निकला हुआ प्लाज़्मा कोविड-19 के लिए दिया जाता है, तो क्या ये वैक्सीन होती है? क्या होता है ये? ये अभी आपने अच्छा सवाल पूछा, जिससे डॉक्टर सबिया ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें 2 तरह के तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार वो है जिसमें हम इंसान के जिस्म में ये जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, ये या तो ये जरासीम या इनका कोई जुज़ जिस्म में दाख़िल करते हैं
उस तरीक़ेकार में हम इन्हिसार कर रहे होते हैं कि इंसानी जिस्म इतना हेल्दी हो कि वो उसके खिलाफ खुद से मदाफ़त जो है पैदा करे और अपने अंदर, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं आम ज़बान में, पिछले प्रोग्राम में हम आपको एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में भी बता रहे थे। तो वहाँ हमने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और किस तरह जो है उसके टेस्ट किए जाते हैं कोरोना वायरस की हवाले से। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो इंसानी जिस्म खुद बनाता है और ये एक्टिव वे ऑफ इम्यूनाइज़ेशन कहलाता है, जिसमें हम इंसानी जिस्म पे इन्हिसार करते हैं कि वो खुद अपना दिफ़ा पैदा करे। लेकिन इस निज़ाम को एक्टिवेट करने के लिए बजाय इसके कि असल बीमारी फैलाने वाला जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो और उस वक़्त जिस्म तैयार ना हो और वो उसका मुकाबला ना कर सके और बीमार हो जाए, तो हम जानबूझकर वैक्सीन की सूरत में इंजेक्शन के ज़रिए उस बीमारी के मुर्दा जरासीम या उस जरासीम का कोई हिस्सा ऐसा जो कि इंसानी निज़ाम के दिफ़ाती निज़ाम को एक्टिवेट करने में या जगाने में कामयाब साबित हो कर लेते हैं। दूसरा तरीका, जैसे डॉक्टर सबिया ने बताया, कि पैसिव तरीका है, जिसमें हम बनी-बनाई एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो दिफ़ाई निज़ाम ने बनाई हों या सिंथेटिकली लैबोरेटरी में बनी हों, उनको जिस्म में दाखिल करते हैं। तो इसके बहुत सारे मिसाल आपके पास जैसे पहले से मौजूद हैं, जैसे कुत्ते ने काट लिया, तो उसके लिए जो हम रेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास चिकन पॉक्स की भी कुछ हवाले से मौजूद हैं और हेपेटाइटिस के हवाले से भी मौजूद हैं। तो अगर आपको असल बीमारी के जरासीम ने काट लिया है, वो आपके जिस्म में दाखिल हो गया और अब आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है, उसके खिलाफ बना नहीं पा रही एंटीबॉडीज़, तो अब वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी तो वैसे ही स्ट्रगल कर रही है उस बीमारी के खिलाफ। तो उस सूरत में फिर बनी-बनाई तैयार-शुदा एंटीबॉडीज़ जो है, वो लगाई जा सकती हैं। तो कन्वालेसेंट प्लाज़्मा भी जो है, वो इसी ग्रुप के अंदर आता है, इसी कैटेगरी में आता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इंसान जो उस बीमारी से जो है लाँघ हुआ हो और उसके बाद जो है इस उसके जिस्म में इतनी मदाफ़ती क़ुव्वत हो कि उसने उस बीमारी का मुकाबला भी कर लिया, खुद भी ठीक हो गया और प्लेंटी ऑफ एंटीबॉडीज़ उसके बाद जो है जिस्म में बन गई और वो फिर जो है अपने खून के अतिये के तौर पर खून में डोनेशन देके फिर उसमें से जो प्लाज़्मा, जो लिक्विड पार्ट है, जो खून का, उसके अंदर अमूमन ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर वो जो है दूसरे पेशेंट को अगर दे दिया जाए, तो उससे जो है वो इम्यूनिटी या वो मदाफ़ती निज़ाम एक हेल्दी इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जा सकता है, जो उस बीमारी से स्ट्रगल कर रहा हो, जिसका जिस्म इनफ एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा, उससे काबू नहीं पा रहा। लेकिन इस तरीक़ेकार में काफ़ी मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये तरीका पूरी तरह से दुनिया में कोरोना वायरस के मसले को इरेडिकेट नहीं कर सका। सुनने में, देखने में बात सादा लगती है, आसान भी लगती है, लेकिन इसमें बड़े मसाइल हैं। नंबर 1 तो ये है कि क्या दुनिया में इतने हेल्दी डोनर्स मौजूद हों, जो कि इतनी ज़्यादा तादाद में एंटीबॉडीज़ डोनेट कर सकें। दूसरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा प्लाज़्मा लगा दिया तो उससे मसला हल हो जाएगा। तो उसके लिए ख़ास क्वांटिटी की ज़रूरत है, ख़ास तादाद में एंटीबॉडीज़, न्यूट्रलाइज़िंग एंटीबॉडीज़ उसमें होनी चाहिए, जिसको हम एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं साइंसी ज़बान में। तो वो अमूमन हासिल करना मुश्किल होता है। और फिर दूसरा जो मसला है, वो सिर्फ़ कोरोना वायरस में नहीं, कन्वालेसेंट प्लाज़्मा ही में नहीं, बल्कि तमाम ब्लड प्रोडक्ट जो होती हैं या खून के ट्रांसफ्यूज़न जो होते हैं, उनके अपने जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन जो है, जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं, एक ऐसा सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे जान जा सकती है इंसान की फ़ौरी तौर पर। इसी तरह इसमें लंग इंजरी भी है, इसमें जो है एक्यूट किडनी इंजरी भी है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस तरीक़ेकार के, जो कि इस तरीक़ेकार को इतना ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका या इसको इतना ज़्यादा आम तौर पे प्रेफर नहीं करते कंपेयर टू दूसरे तरीक़ेकार के ऊपर। और दूसरा, इसमें एक बड़ा अहम मसला ये भी होता है कि एक इंसान के खून में अगर कोई छुपी हुई बीमारी है, ख़ास तौर पे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जैसे एचआईवी है उसको या कोई और जो है ना इन्फेक्शन है, तो वो एक दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकता है। तो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ का ट्रांसफ्यूज़न भी इससे होता है और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके ज़्यादा हैं। फिर इसकी रसाई भी इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है कि पूरी दुनिया को और तमाम लाखों करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में जिनको कोविड हो रहा है, उनको हम इससे जो है ट्रीट कर सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद। मैं ज़रा अगर इसमें से 2 मेजर चीज़ें अगर हम टेक होम मैसेज देना चाहें अपने लोगों को, तो जो खून होता है उसके अंदर से अगर एंटीबॉडी लगा के इफ समबडी हैज़ रिकवर्ड और उसके खून का हम इस्तेमाल करते हैं किसी और को मुंतकिल करने के लिए, तो उसको हम पैसिव इम्यूनाइज़ेशन बोलते हैं और वो सिर्फ़ तब हो सकती है जबकि उस इंसान को खुद से लग चुका हो कोविड, वो बचाव के तौर पे नहीं इस्तेमाल की जा सकती।
और वैक्सीन जो होती है जिसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, वो बचाव के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है उन लोगों के अंदर जिनको अभी तक कोविड या कोई बीमारी नहीं हुई, तो उनको बचाने के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। सो अभी कन्वालेसेंट प्लाज्मा के आपने बहुत हमें अच्छे वो बताए कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैं इसलिए ये प्रोग्राम आज हम करना चाहते थे कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा तो उन लोगों को सिर्फ लग सकता है जिनको कोविड-19 हो गया है, पर वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव का मतलब कि अभी आपको अगर बीमारी नहीं हुई, उसको बचाने उस बीमारी को होने से पहले आपको वैक्सीन लगा दी जाए। सो आज जो हम कुछ 2 वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त आज हम इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर शहज़ाद हमें इन 2 वर्ड्स के बारे में बताएँ कि वो क्या होते हैं। एंटीजन क्या होता है जी और एंटीबॉडी क्या होता है? ये आप हमें वैक्सीन के बारे में अगर बताएँ, क्योंकि फिर मैं नाज़रीन को इसके बाद लेके जाऊँगी कि वैक्सीन क्या है? अच्छा, अभी इन्होंने पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया। वैक्सीन्स जो एक्टिव होती हैं, पैसिव में आपके एंटीबॉडीज देते हैं। उसमें यह है कि जो एंटीजेंस होते हैं वो बैरूनी चीजें या दवा जो आप बॉडी के अंदर जाती है और वो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, दिफाई निज़ाम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो वो एंटीजन होता है। कोई भी बैरूनी चीज जो आपकी बॉडी में जाए और आपके इम्यून सिस्टम को, दिफाई निज़ाम को सो एक्टिवेट कर दे, वो एंटीजन है। और उसके जो रिजल्ट में जो चीज बनती है, बॉडी अंदरूनी जो चीज बनती है वो एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन की वजह से बॉडी में जब जाती है बैरूनी कोई चीज, तो अंदरूनी तौर पे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बिल्कुल बनती जी, हैं। तो ये 2 चीजें होती हैं। और वैक्सीन को भी हम एंटीजन कहते हैं क्योंकि वो भी आपके ठीक है, दिफाई निज़ाम को ठीक। सो एक्टिवेट एंटीजन की भी करती है, काफ़ी किस्में एंटीबॉडीज हो बनाती सकती हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो वैक्सीन हो सकता है। है। ठीक है जी। बिल्कुल, सो अब बिल्कुल। हम क्लियर हो गए हैं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होती है। सो अब अगला नेक्स्ट सवाल ये है कि जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं? क्या जो हमारे बच्चों को बचपन में लग रही होती है, पोलियो की वैक्सीन हो गई, एमएमआर की वैक्सीन हो गई, निमोनिया की वैक्सीन हो गई, तो ये इन वैक्सीन्स में क्या फ़र्क है? और कितनी किस्मों की वैक्सीन होती है? क्या कोई ऐसी वैक्सीन होती है जो ज़िंदा हम अंदर डाल दें या कोई ऐसी वैक्सीन होती है जिसको हम थोड़ा-सा उसकी वायरस की विरुलेंस को या इन्फेक्टिविटी को कम करके हम वैक्सीन बनाएँ? तो आप एक्सपर्ट्स हमारे ये नाज़रीन को बता सकते हैं कि कितनी किस्मों की वैक्सीन होती है? और कोविड में इस वक़्त कौन-सी किस्म की आई है वैक्सीन? जी। अ, अच्छा, जी, जो डॉक्टर वैक सबिहा। जो वैक्सीन्स होती हैं उमूमन 4 या 5 तरह की होती हैं, जो बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है या प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन जो हमने अभी बात की उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होती है किल्ड वैक्सीन, दूसरी जी, होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरी होती है आपकी सब यूनिट वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, प्रोटीन वैक्सीन, जी, और चौथी होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अच्छा, ठीक। उसमें एक और वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो उनमें रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स के साथ-साथ हम कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम अब जब आगे जैसे हम आपको बताएँगे फिर कि हर वैक्सीन जो हम कह रहे हैं किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम क्यों कहते हैं इनको, क्या वजह है? तो ये हमारे दूसरे पैनलिस्ट के अंदर हमारे पास ऐड ऑन करेंगे। ठीक। डॉक्टर हामिद, आप मुझे ये बता सकते हैं कि किल्ड वैक्सीन क्या होती है? किल्ड इसमें हमने किसको किया होता है? और ये इसकी अगर कोई किस्सा आप हमें बताएँ, जो आसान ज़बान में हमारे नाज़रीन अंडरस्टैंड कर सकें। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर वजीहा। इसमें जो है नाज़रीन के लिए सबसे पहले बुनियादी बात ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो दिफ़ाई निज़ाम है, वो कैसे काम करता है। तो अमूमन जो है अगर आप इस बात को समझें कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक मदाफ़ती निज़ाम रखा है, जो आपको आने वाले ख़तरात से जो है महफ़ूज़ रखता है। तो उस निज़ाम के तहत कोई भी जरासीम जो आपके जिस्म में दाखिल होता है, आपका जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एक खलिये हैं जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। उन खलियों का काम ये होता है कि वो सरहदों की हिफाज़त करें और जो भी दाखिली रास्ते हैं, उनके ऊपर नज़र रखें कि कोई भी ऐसी ख़तरनाक चीज़ अगर आ रही है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करें। आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? उसकी हरकत से, उसकी सकनात से, उसके अवामिल से कि वो क्या कर रहा है जिस्म में दाखिल होके, जैसे एक दुश्मन अमूमन आके करता है।
और अगर वो एक खुफिया किस्म का ना हो, स्टील किस्म का ना हो और खुलेआम वो अपनी अगर एक्टिविटी करे तो बॉडी उसको फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई कर लेती है और ना सिर्फ आइडेंटिफ़ाई करती है, फिर दिफ़ाई निज़ाम के मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो ट्रिगर होते हैं और वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स है दिफ़ाई निज़ाम का और वो उस आने वाले खतरे को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक कुदरती तरीक़ाकार है, जो हर इंसान सेहतमंद इंसान के जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हमलावर जरासीम इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानी जिस्म उसको फ़ौरी तौर पे काबू नहीं कर पाता और इंसान शदीद बीमार हो जाता है। और शदीद बीमारी के बाद भी वो रिकवर भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें उसकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सेहतमंद नहीं होते, तो उनको कुदरती तौर के ऊपर इनका जो है ना इनको फ़ेस करना या इनसे मुकाबला करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। तो इंसान ने जो वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार बनाया साइंसदानों ने, ये कुदरती निज़ाम को समझते हुए बनाया। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना बीमारी के जरासीम हमला करने से पहले, जैसे हम इब्तदाई टीकों का कोर्स कराते हैं बच्चों को, तो वो बीमारी के जरासीम हैं जो कि साइंसदानों ने पिछले सैकड़ों सालों से रिसर्च करके मालूम किया कि इंसानी जो नस्ल है, दुनिया में जो ह्यूमन काइंड है, उसको इन चंद जरासीम से बड़ा खतरा लाक है और माजी में इन जरासीमों ने बड़ी जो है ना वो डेथ्स कॉज की और जो है ना मौत का सबब बने। तो साइंसदानों ने क्या किया कि उनके खिलाफ एक मदाफती निज़ाम को पहले से एक्टिवेट करके आपको एक डिफेंस दे दिया कि भाई बचपन में ही आपको पैदाइशी तौर पे अगर हम हिफाजती टीके लगा दें तो आप इससे महफूज हो जाएंगे। तो इन साइंसदानों ने क्या किया कि कुदरती निज़ाम को समझा कि इंसानी का जिस्म किस तरह इनसे जो है मुकाबला करता है और फिर वैक्सीन बनाई। तो वैक्सीन कैसे बनाई कि उसी बीमारी के जरासीम बजाय ये कि वो बहुत ही ताकतवर हालत में जिस्म में घुसे, उस मामले को होने से पहले ही उन जरासीम को मुर्दा हालत में जिस्म में दाखिल कर दिया जाए। तो इसको जो जैसे डॉक्टर सबिया ने कहा कि इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं वैक्सीन की और डॉक्टर शहजाद आपको एंटीजेंस के बारे में बता रहे थे। तो इसमें फिर हम ये कहते हैं कि एंटीजेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं या वैक्सीन की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन जिसको अमूमन वर्ड कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जो जरासीम अंदर जा रहे हैं वो ज़िंदा हैं, वो मुकम्मल हैं, लेकिन मुर्दार से हो चुके हैं, कमज़ोर कर दिया गया है उनको साइंसी तरीके से, ताकि वो असल बीमारी ना फैला सकें, लेकिन चूँकि वो ज़िंदा हैं, तो वो अंदर जाके कुछ ना कुछ अपनी गड़बड़ करेंगे और उसी की वजह से इंसानी मदाफ़ती निज़ाम उनको खतरा समझेगा। अगर वो बिल्कुल मुर्दा होंगे, तो बाज़ औक़ात कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो मुर्दा हालत में इंसानी जो दिफ़ाई निज़ाम है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो उस सूरत में उनको ज़िंदा तौर पे डालना पड़ता है जिस्म में, लेकिन ज़िंदा जरासीम डालने का फिर खतरा होता है कि वो इंसान को एक्टिव बीमारी भी पैदा कर सकते हैं, तो उनको मुर्दार हालत में कमज़ोर करके डाला जाता है। तो फिर वो इम्यूनिटी बनती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं। लेकिन तमाम जरासीम को इस तरह डालना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से जरासीम ऐसे होते हैं जिनको अगर डेड करके भी डाला जाए, तो उनकी जो कंपोज़िशन होती है या जो उनकी तश्कील होती है, उनके ऊपर जो पॉलीसैकेराइड होते हैं या उनके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं या उनके अंदर जो मुख्तलिफ अज्ज़ा होते हैं, वो मुर्दा हालत में भी काफ़ी होते हैं इंसानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि पूरा डेड ऑर्गेनिज़्म भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका एक पार्टिकल, उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी अगर डाल दिया जाए, तो वो भी जो है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उससे बात बन जाती है। तो साइंसदान अमूमन जो है सेफेस्ट तरीके से काम का आगाज़ करते हैं। माज़ी में अगर देखा जाए, तो वो जरासीम को ज़िंदा हालत में डालने का खतरा नहीं मोल लेते। वो कोशिश करते हैं कि उसका टुकड़ा डाल दिया जाए। फिर वो टुकड़ा काम ना करे, उससे इनफ इम्यूनिटी पैदा ना हो रही हो, तो कॉन्जुगेट वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भई उसको कॉन्जुगेट करें, यानी उसको मिला दें किसी ऐसे हिस्से के साथ जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर पाए। तो 2 हिस्से उसमें शामिल कर दिए और फिर देखा, उससे भी बात नहीं बनी, तो पूरा जरासीम का जो है ना मुर्दार हालत में डाल के देखा, भई उससे भी बात नहीं बनी, तो फिर नेक्स्ट मरहले पे जाते हैं कि भई खतरा लिया जाए, लाइव अटेन्युएटेड फॉर्म में उसको डाला जाए। इसी वजह से वैक्सीन डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग एक बहुत ही साइंसी तरीक़ाकार है, उसमें माज़ी में बहुत अरसा लगा है। ये ऐसा नहीं होता कि आज बीमारी आई और कल उसकी वैक्सीन बन गई। इसको बहुत ही सेफेस्ट तरीके से अप्रोच किया जाता है कि कौन-सा बेहतरीन तरीका होगा इस मसले को दुनिया में पूरी ग्लोबली तौर पर देखने के लिए। तो ये फ़र्क है मुख्तलिफ एंटीजेंस में, इनको हम एंटीजेंस कहते हैं और मुख्तलिफ शक्ल में इसको इंसानी जिस्म में दाखिल करते हैं और यही मुख्तलिफ वैक्सीन बनाने के तरीक़ाकार का बाइस बनता है।
थैंक यू डॉक्टर हामिद, आप बहुत अच्छे तरीके से हमें ये एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर शहजाद, आपसे मेरा अगला ये सवाल है कि आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं चारों वैक्सीन्स की, कि अच्छा। टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती है, कॉन्जुगेट कौन सी होती है, जो हमारे लोग समझते हों। बच्चों में भी लगाई जाती हैं ये वैक्सीन्स बचपन में। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि वैक्सीन्स मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं, उसमें ज़िंदा वैक्सीन्स भी होती हैं जो कमज़ोर करके बॉडी में डाली जाती हैं, जिसके अंदर खसरे की वैक्सीन होती है, जिसको एमएमआर, मीज़ल्स की खसरे की वैक्सीन होती है वो, उसमें जो है कमज़ोर करके वायरस को कमज़ोर हालत में उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है। उसके बाद इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है, जिसको मार के उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसमें फ्लू वैक्सीन है, जो सीज़नल फ्लू, कोल्ड फ्लू की वैक्सीन है, उसके अंदर ये यूज़ ठीक। करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जिसमें किसी दूसरे हिस्से के साथ मिला के बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी, ये बड़ी कॉमन वैक्सीन पाकिस्तान में यूज़ होती है हेपेटाइटिस की, वो है। फिर हमारे पास टॉक्सॉइड है, जिसमें जो टॉक्सिन जो होता है, जो हार्मफुल जो बॉडी के वायरस के अंदर जो हिस्सा होता है, उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसमें हमारे पास टेटेनस की एक एग्ज़ाम्पल है। जो आपको रोड के साइड पे कोई चोट लग जाए, आप गिर जाएँ रोड पे, तो डॉक्टर आपको फ़ौरन लगाता है वो वैक्सीन। तो वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब मेरा अगला सवाल ये है, व्हिच आई थिंक सबका ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा, कि कोविड या कोरोना के लिए अभी तक कितनी वैक्सीन्स पूरी दुनिया में बनाई जा चुकी हैं, और वो किन-किन स्टेजेस पे हैं। स्टेजेस को पहले बयान करने से पहले हम फेजेस की बात करेंगे कि फेजेस होते क्या हैं वैक्सीन के। लेकिन अगर आप में से कोई भी, डॉक्टर सबीहा, आप अगर हमें बताना चाहें कि इस वक्त कितनी वैक्सीन पूरी दुनिया में कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर बनाई जा रही हैं, बनाई जा चुकी हैं, और किन-किन स्टेजेस में मौजूद है। जी, अगर हम अभी लेटेस्ट फिगर्स देखें डॉक्टर वजिया, तो डब्ल्यूएचओ की साइट के ऊपर जो अभी वैक्सीन की जो ट्रायल्स हो रहे हैं, यानी किसी ना किसी फेज के अंदर वो रजिस्टर हो गई हैं वो ट्रायल्स, वो अराउंड एक 173 या 174 ट्रायल्स हैं जो कि अभी सब रजिस्टर्ड हैं। लेकिन उसके अंदर से 6 ऐसी हैं, शायद 6 या 7 जो फेज 3 ट्रायल्स के अंदर चली गई हैं। यानी उन्होंने शुरू के जो स्टेजेस होते हैं या फेसेस होते हैं, उसको अबूर कर लिया है और अब तीसरे फेज के अंदर आ गई हैं। तीसरे फेज का मतलब ये होता है कि अगर वो उससे भी गुजर जाएंगी तो फिर वो मार्केट में आ जाएंगी और वो लोगों को इजीली अवेलेबल होंगी उनको लगाने के लिए। इसके अलावा फिर और बहुत सी वैक्सीन हैं जो कि अभी फेज 1 में है या फेज 2 के अंदर अभी चल रही हैं। तो फेसेस का मतलब होता है कि जब भी सबसे पहले कोई भी हम वैक्सीन को डिजाइन करते हैं, तो हम पहले बहुत शुरू में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसको ये देखें कि जो हमने वैक्सीन को डिजाइन किया है वो कितनी ज्यादा सेफ है लोगों में देने के लिए। तो सबसे पहले हम उसकी सेफ्टी को देख रहे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को देख रहे होते हैं। तो वो बहुत कम लोगों के ऊपर उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो हेल्दी हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, यानी वो हेल्दी होते हैं, उनको वो बीमारी नहीं लगी होती है और वो अपनी खुशी से उसके अंदर एंटर होते हैं, अपने कंसेंट के साथ आते हैं कि ठीक है, हमें वैक्सीन लगा लें। अच्छा, उसके बाद वो उन कम लोगों के अंदर जब टेस्ट करके देखा जाता है कि सेफ है, तो फिर दूसरे मरहले में दाखिल होती है वैक्सीन, जिसके अंदर उसकी और चीजों को देखा जाता है। उसमें फिर जो लोग होते हैं वो भी ज्यादा लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट होता है और उसके ये भी देखा जाता है कि किस डोज, मुख्तलिफ डोज के ऊपर देखा जाता है और कितने वक्फे से दिया जाएगा, तो जब जाके उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कारआमद होगी, उसको हम टेस्ट करते हैं कि कारआमद कब होगी वो और कितने डोजेस में होगी। जब उससे भी जब गुजर जाता है तो फिर हम तीसरे फेज के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स को या बहुत सारे लोगों को उसमें रिक्रूट करते हैं, शामिल करते हैं कि उनको वैक्सीन लगे और वही जो चीजें हमने पहले और दूसरे मरहले में देखी थी उन्हीं को हम प्रूव करते हैं और वो हम थोड़े लंबे अरसे के लिए कर रहे होते हैं, यानी वो सालों की बात होती है। जब वो उससे भी गुजर जाता है तो फिर वो मार्केट में आती है और उसके बाद फिर दूसरा फेज शुरू होता है। तो चौथा फेज शुरू होता है। ये जी, सारे जी। मरहले होते हैं जिसके ऊपर से गुजर के फिर एक वैक्सीन बन रही होती है और जिसे डॉक्टर हामिद ने भी कहा कि वैक्सीन डिजाइन बहुत आसान चीज नहीं होती है, उसमें कई सालों की कहानी होती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है इसके अंदर शामिल। ठीक। अच्छा डॉक्टर हामिद, वेरी नाइसली एक्सप्लेन डॉक्टर सबीहा। डॉक्टर हामिद, मैं इसी चीज को आगे लेके चलूंगी और आपसे सवाल ये करूंगी कि जो फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3, 4, फेज 1 में तकरीबन कितने लोग शामिल होते हैं, 2 में तकरीबन कितने होते हैं, और इनकी कितनी कितनी ड्यूरेशन होती है। यानी कि अगर ये कहा जाए, अभी डॉक्टर सबीहा ने कहा कि ऐसी 7
कोरोना की वैक्सीन्स हैं जो फेज़ 3 में एंटर हो गई हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है कि फेज़ 1 और 2 को इन्होंने पास कर लिया है। सो इसका मतलब बहुत तेज़ी से काम जी। हुआ है ये। जी ये भी बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। तो इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वैक्सीन बनाने में बहुत लंबा अरसा लगता है और आम सूरत में आज की मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी को भी अगर सामने रखा जाए, हुँ, तो अमूमन जो एस्टीमेट है वो 10 से 15 साल का एक एस्टीमेट है कि वैक्सीन की तैयारी में इतना अरसा लगता है। तो दुनिया ने कोरोना वायरस की वबा के हवाले से एक कोलैबोरेटिव सूरत-ए-हाल में जो काम किया, साइंसी हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन को जिस तरह तेज़ी से शेयर किया और एक-दूसरे की मदद के जज़्बे के साथ आगे बढ़े, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस 1 से 2 साल के दरमियान वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने जैसे चाइनीज़ साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब इस बीमारी को सामना किया, तो हुँ, उन्होंने उसकी जो वायरस की जो जेनेटिक मेकअप था, उसकी जो जीनियाती शक्ल थी, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया से शेयर की और उसके बाद हुँ, लोगों ने उसके ऊपर जो है काम करना तेज़ी से शुरू कर दिया। तो वहाँ लेबोरेटरी का फ़ेज़ सबसे पहले आता है कि भई देखा जाए, वायरस को समझा जाए, उसकी शक्ल कैसी है, उसका जीनियाती मेकअप क्या है, उसकी वैक्सीन कैसे तैयार करनी चाहिए। फिर दूसरा मरहला उसको जानवरों में टेस्ट किया जाता है, इंसानों से पहले और यकीन बनाया जाता है कि खुदा ना ख़ास्ता ये खतरनाक वैक्सीन तो नहीं है, इससे अमवात तो वाक़या नहीं हो रही, आया सेफ़ भी है कि नहीं? और दूसरा सवाल उसमें ये भी देखते हैं कि आया जानवरों में मदाफ़ती क़ुव्वत बनी भी कि नहीं बनी? और फिर जो है ना ह्यूमन ट्रायल जो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल अमूमन कहते हैं, उसमें इसको लेके जाते हैं। तो इवन क्लिनिकल फ़ेजेज़ से पहले भी एक बड़ा लंबा एक फ़ेज़ होता है जिसमें बहुत सी हुँ, वैक्सीन वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, वो आगे नहीं जाती सेफ्टी ट्रायल्स में। हुँ, हुँ, तो अगर हम जो है टोटल अगर हम देखें कि भई कौन-सी वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि एनिमल टेस्टिंग कामयाब करके क्लिनिकल में कदम रखने की कोशिश कर रही हैं या रख चुकी हैं, तो उसमें तकरीबन 150 के करीब वैक्सीन्स हैं जो इस मरहले को उन्होंने क्रॉस किया है। तो इट्स अ ह्यूज एफर्ट और एक क्युमुलेटिव एफर्ट है पूरी दुनिया के साइंसदानों की तरफ से। हुँ, फिर क्लिनिकल फेजेज़ के अंदर जैसे आपने कहा कि पहले फेज़ में हम बहुत ही एक जो है ना स्मॉल साइज़ ऑफ पीपल के ऊपर इसको करते हैं और वो हुँ, हुँ, स्मॉल साइज़ जो है ना अमूमन वैरी करता है। द 20 से 20 लोग भी कम से कम उसमें हो सकते हैं और तकरीबन 100 तक लोग हो सकते हैं हुँ, और ये वैरी करता है कि किस दुनिया के किस हिस्से में वो वैक्सीन बन रही है। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं दवाइयों के अंदर, उसमें यूरोपियन यूनियन के कुछ कवानीन हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ करते हैं, यानी कि अमेरिका, हुँ, कनाडा वगैरह से। लेकिन कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके अपने जो है लोकल प्रोसीजर्स हैं, जिनमें थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंसेस मौजूद हैं। लेकिन तकरीबन तमाम का यही तरीक़ाकार है कि एक छोटे ग्रुप के अंदर और जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें अमूमन कोशिश करते हैं कि नौजवान लोग हों और हुँ, सेहतमंद लोग हों, उनको ये वैक्सीन दी जाए और देखा जाए इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 कि कोई सीरियस किस्म के इफ़ेक्ट्स तो पैदा नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो डोज़ दिया गया था उससे क्या रिस्पॉन्स आया। हुँ, और जो दूसरा फ़ेज़ होता है ख़ास तौर पे उसमें डोज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा काम करते हैं और ऊपर-नीचे 1 शॉट 2 शॉट दे के देखा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स बढ़ा, कौन-सा रिस्पॉन्स कितना बेहतर था। और दूसरे फ़ेज़ के अंदर जो है अमूमन कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ उम्र के लोग हों और साइज़ को बढ़ा देते हैं या हुँ, किसी दूसरे ज्योग्राफ़िकल एरिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि देखें कि जेनेटिक डिफरेंसेस तो नहीं है, कि नस्ल का जो फ़र्क है, जैसे हुँ, चाइनीज़ हुँ, नस्ल है, एशियन नस्ल है, कॉकेशियन व्हाइट नस्ल है, ब्लैक अफ्रीकन नस्ल है। तो जो उसमें जेनेटिक डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ नस्लों के अंदर, वो किस तरह अ, असरअंदाज होते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में। तो एक बड़ा काम रेगुलेटरी बॉडीज़ ने ये किया कि बहुत सी कंपनियों को इजाज़त दी कि वो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 को कंबाइन करके कर लें। इसमें थोड़ा हुँ, रिस्क ज़रूर मौजूद था, लेकिन हुँ, इजाज़त देने से पहले उन्होंने चेक किया कि एनिमल ट्रायल्स के रिज़ल्ट्स कैसे हैं, एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या सेफ़ है कि नहीं, इस तरीके कार को आगे ले जाने के लिए। तो तमाम को इजाज़त नहीं दी कंबाइन फ़ेज़ 1-2 की, लेकिन जो वैक्सीन्स का एविडेंस और डेटा बहुत सेफ था, उनको 1-2 की कंबाइन इजाज़त दे दी, तो इससे टाइम बचा। ताकि आप जो है लार्जर ग्रुप के ऊपर ही डायरेक्ट उसको देख लें, मुख्तलिफ एज ग्रुप पे भी कर लें। बहुत सी हुँ, कंपनियों ने क्या किया कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया पार्टनरशिप में और क्लिनिकल ट्रायल मल्टी सेंटर की सूरत में करने की कोशिश की, ताकि पता चले कि मुख्तलिफ जेनेटिक्स के लोग उस पे कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हुँ, क्या हर कोई एंटीबॉडीज़ बना पा रहा है उस तरीके कार से कि नहीं? हुँ, और फिर जो तीसरा फ़ेज़ है जो कि इसमें हज़ारों वॉलंटियर्स को अमूमन शामिल किया जाता है हुँ, और हुँ, तकरीबन अंदाज़न 30,000 का टारगेट कोरोना के लिए रखा गया है हुँ, हुँ, कंट्रियों में। तो इसमें फिर हमें हतमी तौर पे नताइज मिलते हैं
इस स्टेज में ख़ास तौर पर हम ये भी मालूम कर रहे होते हैं कि आया जो एंटीबॉडीज़ बनी वो तो फ़ेज़ 1-2 में पता चल गई कि एंटीबॉडीज़ बनी। जी, लेकिन ख़ास तौर पे फ़ेज़ 3 में ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि क्या उस एंटीबॉडीज़ बनने के बाद क्या आप वायरस से महफ़ूज़ भी हुए कि नहीं? अगर एंटीबॉडीज़ बन भी गईं लेकिन जब वायरस ने आपके जिस्म में हमला किया और आप बीमार हो गए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो ये जो मरहला है ख़ास तौर पे कि क्या वैक्सीन आपको बीमारी के हमले से बचा भी रही है कि नहीं, ये फ़ेज़ 3 के अंदर किया जाता है। और फ़ेज़ 3 की अमूमन कामयाबी के बाद वैक्सीन को जो है मार्केट में फिर लॉन्च करने की इजाज़त रेगुलेटरी बॉडी दे देती है अगर कि उसका डेटा सैटिस्फैक्टरी हो, ठीक हो, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे आपने कहा कि एक चौथा फ़ेज़ भी है, तो उसके बाद जब इम्यूनाइज़ेशन हो जाती है, दुनिया में लोगों को वो दवा मैसर हो जाती है, तो फिर उस पे नज़र रखना शुरू की जाती है, तमाम लोगों से फ़ॉलो अप करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस वक़्त जो है, जो दवा है वो ट्रायल के बजाय लाखों करोड़ों लोगों को लग रही होती है। तो आप एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जाँच सकते हैं कि जो छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे पिछले फ़ेजेज़ में, अब वो किस तरह बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने लोगों की जानों को इससे नुकसान हो रहा है, कोई जो है सीरियस किस्म के ऑर्गन फेलियर्स तो नहीं हो रहे, या एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो किन लोगों को हो रहे हैं, किस एज ग्रुप में क्या हो रहा है, किस डोज़ ने कितनी बेहतर लोगों को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की, इम्यूनिटी कितने अरसे तक रही, क्या बूस्टर डोजेज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर बाद में और मज़ीद पता चलती रहती हैं, तो काम वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन एट लीस्ट फ़ेज़ 3 के बाद लोगों को वैक्सीन मैसर हो सकती है। और फ़ेज़ 4 के अंदर उसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जिसको हम आमतौर पर मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं, वो सर्विलेंस जो है वो हम करते रहते हैं, और तमाम हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल जो हैं एक मुरवजा निज़ाम के तहत जो भी उनके हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में उनके मुशाहिदात होते हैं, वो उसको एक रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट करते रहते हैं एजेंसीज़ को, और फिर वहाँ एक बड़ी टीम बैठी होती है जो पूरे डेटा को कलेक्ट करती है, उनको फ़िल्टर करती है, इन्फॉर्मेशन कम हो तो डॉक्टरों से राब्ता करके उनसे मज़ीद मालूमात लेती है, उसको बहुत डेटा को अच्छी तरह चेक करने के बाद एक बड़ी डेटाबेस में डालती है, और फिर वहाँ पे साइंटिस्ट बैठ के उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही मुरवजा निज़ाम है, जो पूरा दुनिया में कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तहत चलता है, और इसको इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए पूरी तरीके से यकीन बनाया जाता है कि इसमें कोई गलती ना हो जाए, और अगर कोई भी इसमें मेजर बात पता चल जाए तो फौरन रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन में आती हैं, और हो सकता है वो एक अप्रूव शुदा वैक्सीन को रोक भी दें किसी खतरे की निस्बत से। तो ये जो है इसका मुकम्मल साइकिल है। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद, आपने बहुत अच्छी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया है। तो इस वक़्त मैं नाज़रीन को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ इसको सम अप करके, और फिर नेक्स्ट सवाल हमारा डॉक्टर शहज़ाद के लिए होगा कि वो कौन-सी वैक्सीन्स हैं कोरोना की, कोविड की, जो इस वक़्त फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट करके फ़ेज़ 3 में दाखिल हो गई हैं। इसका ये मतलब है कि वो स्मॉलर ग्रुप पे टेस्ट की जा चुकी हैं, उनका डोज़ बताया जा चुका है, उनका डोज़ डिटरमिन्ड कर लिया गया है कि क्या है, उनकी सेफ्टी प्रोफाइलिंग कर दी गई है, और अब इस वक़्त बाकी सारी कंट्रीज़ में लार्ज मल्टी सेंटर मल्टी कंट्री ट्रायल्स की जा रही हैं। तो आप ये कौन-सी, मेरे ख़्याल है 6 या 7 के करीब हैं जो हम लोग इस वक़्त न्यूज़ में सुनते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं डॉक्टर शहज़ाद, ये कौन-कौन सी कंट्री से हैं और इनकी क्या-क्या स्टेटस है इन 7 वैक्सीन्स का? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। डॉक्टर हामिद और डॉक्टर सबिया हुँ, ने पहले एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो टाइमिंग का एक आपने सवाल किया था कि कितना टाइम लगेगा या लगता है, तो अगर कोविड को देखें, एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, पैंडेमिक सिचुएशन थी, बहुत सारे लोगों को इसने इफ़ेक्ट किया। तो दिसंबर में पहला केस आया इसका, आखिरी हफ्ते में, और वैक्सीन का काम जनवरी से शुरू हुआ, और पहली वैक्सीन जो किसी ह्यूमन को लगी, वो एक कंपनी ने मार्च में लगाई, फ़ेज़ 1 में, और जुलाई में आपका फ़ेज़ 3 स्टार्ट हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक शायद वैक्सीन वो अवेलेबल हो जाए कुछ कंट्रीज़ में, अमेरिका या यूके वगैरह में। तो सब समझिए कि 1 साल में इन्होंने बहुत फ़ास्ट पेस काम किया और ये सारी चीज़ें की। इसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी थी, कमिटमेंट, क्योंकि यूएस ने भी और यूके ने ख़ास तौर पे इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग दी। यूएस ने हुँ, कम से हुँ, कम कोई 2 बिलियन डॉलर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की कुछ कंपनीज़ में, और यूके ने भी 2 कंपनीज़ में, इंपीरियल और ऑक्सफोर्ड के अंदर, तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की सिर्फ़ डेवलपमेंट पे। ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, तो फ़ेज़ 3 में जो हुँ, पहुँची, उनमें तकरीबन 6 कम से कम है, कुछ मर्जर भी हुए बाद में, क्योंकि उनकी जो टेक्नीक थी वो सेम थी। उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन है, जो जेनेटिक सीक्वेंस करके उन्होंने मैसेंजर आरएनए को यूज़ करके
वो फेज़ 3 तक पहुँचे और उसकी सेफ्टी प्रोफाइल एस्टेब्लिश करके उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जो उन्होंने कॉमन कोल्ड और फ्लू की जो वैक्सीन होती है, उसमें कुछ चेंजेस करके उसको कमज़ोर हालत में वायरस को वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 2 चाइनीज़ जो होल वायरस वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, 2 कंपनीज़, और इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट है, मर्डॉक इंस्टीट्यूट, वो रीपर्पस वैक्सीन को यूज़ कर रहा है। तो ये वैक्सीन है जो फेज़ 3 तक पहुँची हैं, फेज़ 2 और फेज़ 1 को कंप्लीट करने के बाद। ठीक। सो इट मीन्स वी हैव होप। इस वक़्त तकरीबन 7 कंपनी से पूरी दुनिया की होप जुड़ी हुई है कि होपफुली इन द नेक्स्ट 6 टू 7 मंथ्स, अभी जैसा डॉक्टर हामिद ने भी हमें बताया, 10,000 से लेके 30,000 लोग चाहिए होते हैं फेज़ 3 की स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, और इसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। सो होपफुली इन द नेक्स्ट 5 से 6 महीने तक कोई ना कोई वैक्सीन्स आ जाएगी। अब एक मेरा ओपन क्वेश्चन है, आई थिंक हम उसमें भी सुन रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ डीलिंग्स चल रही हैं वैक्सीन की। पाकिस्तान में भी कुछ स्टडीज़ की जा रही हैं वैक्सीन के ऊपर। एक तो आई थिंक कि फाइज़र का ज़िक्र आता है जो हम टीवी पे सुनते हैं कि फाइज़र की वैक्सीन आ रही है। इसी तरह शायद कोई 1 से 2 चाइनीज़ कंपनीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डीलिंग्स की हैं फेज़ 3 ट्रायल कराने के लिए 10,000 से 30,000 के करीब लोगों को एनरोल करने के लिए। वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होंगे, वो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, कुछ ब्राज़ीलियन कंट्रीज एक्सेट्रा से हैं। सो ये भी एक होप है जो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। ये अताउर रहमान साहब ने ये आके अनाउंस किया था आज से 2 या 3 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान के अंदर एक फेज़ 3 ट्रायल की जाएगी चाइनीज़ वैक्सीन की, और इसी तरह उसी वैक्सीन की एक फेज़ 1 भी दोबारा रिपीट की जाएगी पाकिस्तान में। सो पाकिस्तानियों के लिए भी ये होप है। हेल्दी वॉलंटियर्स को दी जाएगी ये वैक्सीन, कंप्लीट किया जाएगा। डॉक्टर अताउर रहमान ने तो आई थिंक ये अनाउंस किया था कि अराउंड अगस्त या सितंबर, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी, वो तो बहुत ही जल्दी है खैर, मे बी उनको लग रहा था कि इतनी जल्दी में हो जाएगा। लेकिन वी फील के अराउंड दिसंबर तक कोई अच्छी खबर आ सकती है इस फेज़ 3 की वैक्सीन के ऊपर। और डॉक्टर सबिया, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि कोई फेज़ 4 में ऐसी वैक्सीन दाखिल हुई है मुल्क पूरे दुनिया में कोविड की? नहीं, अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जहाँ तक मैंने देखा है या समझने की कोशिश की है, अब तक फेज़ 4 में कोई भी नहीं आई। क्योंकि फेज़ 4 में जब ही आएगी जब फेज़ 3 से निकलेगी। जब वहाँ से पास होगी तो वो जब मार्केट में आएगी उसके बाद उसका फेज़ 4 शुरू होगा। तो अभी तक किसी फेज़ 3 तक आ तो गई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी फेज़ 3 कंप्लीट नहीं किया है। और मैं आपको बता दूँ कि फेज़ 3 में इतनी जल्दी पहुँच जाना ये भी बहुत अचंभे की बात है। और इसमें जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने भी कहा, फिर डॉक्टर हामिद ने भी कहा कि जो लोगों का आपस में कोऑपरेशन है, इस मर्ज़ को जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म करने का, ये वो एक वजह बनी है कि हम इस तक भी बहुत जल्दी पहुँच गए हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी से इस मरहले तक कभी नहीं पहुँची है। आप पोलियो को उठा के देख लें, 60 साल लगे उसको कि उसकी एक वैक्सीन बन सके जो इसको प्रिवेंट कर सके। और इसके अलावा अगर आप दूसरी भी बड़ी मर्ज़ को देख लें तो बहुत 18-20 साल लग गए हैं एक वैक्सीन डेवलप होने के अंदर के भी खिलाफ। कोरोना के पहले भी एपिडेमिक्स होते रहे हैं, स्पेनिश फ्लू भी आया था, फिर मर्स आया, सार्स कोवन आया, लेकिन किसी के खिलाफ भी अभी तक वैक्सीन यहाँ फेज़ 2 तक भी मेरे ख़्याल से मुश्किल से पहुँची है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा कदम है ह्यूमन बीइंग्स का कि उन्होंने सबने आपस से मिला, सारे स्टेक होल्डर्स जो जो फंडिंग कर रहे थे वो भी सब मिल गए और फिर उन्होंने यहाँ तक कम से कम 5 या 6 वैक्सीन को ले आए कि फेज़ 3 ट्रायल्स में आ गई कम से कम। बिल्कुल ठीक, ठीक। डॉक्टर हामिद, आप कुछ ऐड करना चाहें अगर यहाँ? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत से लोग जो हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वैक्सीन जो है बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन एक बात को हमें समझना ज़रूरी है कि जो इस वक़्त दुनिया की टॉप वैक्सीन्स हैं जिन पे दुनिया की नज़र है, उनकी फेज़ 3 की ट्रायल जो है अभी जुलाई में स्टार्ट हुई हैं। और फेज़ 3 के अंदर जो है कम से कम अगर उसकी रिस्पॉन्स का जायज़ा लें और देखें कि वो जो पेशेंट्स हैं किस तरह बिहेव कर रहे हैं आगे बाद में उनका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंटीबॉडीज़ को जायज़ा लेना है, उनकी सिम्पटम्स का जायज़ा लेना है, एंटीबॉडीज़ की लाइफ़ को देखना है कि वो कितने अरसा रहती हैं, कितनी जल्दी ख़त्म होती हैं, कितनी देर पा रहती हैं और फिर उनको बीमारी लाक़ होती है कि नहीं होती है। तो इसको जितना जल्दी कर लेंगे उतने जो है ना आपको हतमी नताइज मिलेंगे। तो कम से कम भी इसमें 5-6 महीने लगते हैं। अगर 5-6 महीने आप उसका जायज़ा नहीं लेंगे तो आप कैसे बताएँगे कि वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव है? तो इसलिए अगर जुलाई में उसके ट्रायल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप समझें कि आप उस डेटा को देखते-देखते एंड ऑफ द ईयर तो हो जाएगा।
अब एंड ऑफ द ईयर पे जैसे फर्स्ट करें गुड न्यूज़ आ भी जाती है, आपको क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे आपको खबर मिल गई खुशी की, लेकिन अब दूसरा नेक्स्ट मरहला ये है कि करोड़ों इंजेक्शंस तैयार करना, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को सप्लाई किया जाए। अब ये भी कोई मामूली काम नहीं है और ये काम जनवरी में स्टार्ट नहीं होगा, ये काम ऑलरेडी इन पैरेलल कंपनियों ने शुरू कर दिया। और जो ऐसी वैक्सीन आपने देखा इसमें 2-2 3-3 कंपनियों के नाम इसीलिए आ रहे हैं कि एक कंपनी जैसे अगर डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा काम कर रही है, एक क्लिनिकल ट्रायल पे हेल्प कर रही है, तो एक कमर्शियल प्रोडक्शन में उसमें शामिल है। तो उन कंपनियों ने ऐसी वैक्सीन जो कि ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो जाएँगी, तो उस पे रिस्क उठाते हुए अपना बहुत बड़ा सरमाया लगा के मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी शुरू कर दी है, स्केल अप का काम शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन का प्रोसेस इस हद तक स्टार्ट कर दिया है कि जैसे ही गो अहेड मिलता है, तो वो बहुत तेज़ी से उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो लेकिन फिर भी जितनी भी तेज़ी से बनाएँ, चंद महीने उसमें लगेंगे क्योंकि हर इंसान को, हर सेहतमंद इंसान को उसका एक इंजेक्शन पहुँचाना, बनाने के बाद उसकी सप्लाई चेन, उसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके मकामी क्लिनिक तक उसको पहुँचाना, फिर लोगों को अपॉइंटमेंट मिलना और फिर वैक्सीनेशन का लगना। तो अगर आप बहुत ही रियलिस्टिकली इसको देखें, तो ये इसमें होते-होते अगला साल का मई-जून आ जाएगा। तो इतना जल्दी नहीं होगा, इसमें वक़्त लगेगा। और हमने वैक्सीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में भी जब बात की, तो उसमें एक बात और मैं ये ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीन्स बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर बहुत सारी वैक्सीन जैसे मैंने आपको बताया कि वो ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर आईं और जो है ना तकरीबन 6 वैक्सीन ऐसी हैं इस वक़्त जो कि फ़ेज़ 3 के अंदर जो है वो पहुँच गई हैं। लेकिन जो है तकरीबन 20 के ऊपर 27-28 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। तो ये सब वैक्सीन जो है एक जैसी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियाँ एक-दूसरे से मुकाबले में लगी हुई हैं और जो है एक-दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश कर रही हैं। कुछ वैक्सीन एक जैसी भी हैं, सेम टेक्नोलॉजी की बेस पे बनाई गई हैं, लेकिन चूँकि इतनी ज़्यादा हैं, तो उनको आप इनको कुछ ग्रुप्स में तक़सीम कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है? ये एक बड़ा साइंसी नुक्ता है, जिसको हम मज़ीद डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं अगर बताना चाहूँ, तो वो नुक्ता ये है कि वैक्सीन बनाने के जैसे शुरू में आपको बताया कि कई तरीके थे। तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक तरीक़ाकार वैक्सीन बनाने का ऐसा है कि इसमें वैक्सीन का जो है जेनेटिक मटीरियल यूज़ करके वायरस का वैक्सीन बनाई गई है। अब अगर फ़र्ज़ करें वो वैक्सीन नाकाम हो जाती है या वायरस के जेनेटिक मटीरियल में तब्दीली पैदा हो जाती है, म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं और उसके बाद वो वैसी वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो 4-5 किस्म की ऐसी वैक्सीन जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स अभी दे रही हैं, ट्रायल्स में भी हैं, वो नाकारा हो जाएँगी। तो फिर दुनिया की कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है कि लाइव अटेन्यूएटेड फ़ॉर्म में ट्रायल स्टार्ट किए हैं। तो उनका जो वैक्सीन बनाया गया है, उसमें जेनेटिक मटीरियल के बजाय उन्होंने क्या किया है कि एक्चुअल वायरस को लिया है और उसको मुर्दार हालत में यूज़ करके वैक्सीन बनाई है। इस वाली वैक्सीन के अंदर भी ये मसला है कि अगर फ़र्ज़ करें वायरस में मज़ीद बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली पैदा होती है और उसके ऊपर जितने भी एंटीजेन्स मौजूद हैं, चाहे वो उसके जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो कोड है और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रोटीन के स्पाइक प्रोटीन में भी 3-4 उसकी बाइंडिंग साइट्स हैं। तो कहीं न कहीं, कोई न कोई हिस्सा तो उसका रिटेन रहेगा, म्यूटेशन होगी किसी एक चीज़ में होगी, हर जगह तो नहीं बदल जाएगी। तो शायद अगर पूरा वायरस लाइव हालत में डाला जाए, तो उससे इतनी वैरायटी ऑफ आपको एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं, जो कि आइंदा आने वाली म्यूटेशंस को भी कवर कर सकें। तो ये कि सेकंड बैकअप अगर आप समझ लें। इसी तरह कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि एडिनो वायरस जिसको हम कहते हैं एज़ अ वेक्टर यूज़ किया है। तो वो जो वायरस वेक्टर वाली वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन जो हैं क्या करती हैं कि एक ऐसा वायरस जो कि बेज़रर हो, जो आपके जिस्म में जाके बीमारी ना फैलाए, वो वायरस एक कैरियर के तौर पे यानी कि एक समझें कि ज़रिए के तौर पे आपके कोरोना वायरस के जेनेटिक मटीरियल को अंदर लेके जाता है और चूँकि वो खुद भी एक वायरस है, तो तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, तेज़ी से ग्रो करता है और वो तेज़ी से ग्रो करने के बाद ऑटोमैटिकली आपके लिए दिफाई कुव्वत पैदा कर देता है। तो एक ये तरीक़ाकार है, जिसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी शामिल है, जो इस तरीक़ेकार पे बनाई गई है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के एडिनो वायरसेस हैं, कुछ में ह्यूमन एडिनो वायरस यूज़ किए गए हैं, जो अमूमन कोल्ड फ्लू टाइप पैदा करते हैं। तो उसमें एक ख़दशा साइंसदान ये कह रहे हैं कि भई इस तरह के वायरसेस से तो इंसान माज़ी में एक्सपोज़ होता रहा है, तो हो सकता है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो, समझे भई ये तो आम सी बात है और वैक्सीन काम ना करे। तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में ख़ास बात ये है कि उन्होंने जो एडिनो वायरस यूज़ किया है, वो चिंपैंज़ी ओरिजिन का है, जो ह्यूमन बॉडी से इतनी वाकिफ़ नहीं है।
तो उसपे एंटीजेनिसिटी का असर ज़्यादा होना है, उसपे बॉडी रिएक्ट ज़्यादा करेगी क्योंकि उसके लिए बिल्कुल फॉरेन कैरियर है। पार्टिकल जी, जी। तो इस तरह अगर हम जायज़ा लें तो वैक्सीन वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन 4-5 किस्म की ऐसी वैक्सीन है, जिनमें वैक्सीन की टेक्नीक या जो ट्रिक है, वो मुख्तलिफ है। तो अगर एक तरीक़ाकार नाकाम भी हुआ तो शायद दूसरा काम आ जाए, दूसरा नाकाम नहीं हुआ तो तीसरा काम आ जाए। तो दुनिया में ये एक बड़ी एक सराहने वाली बात है कि साइंसदानों ने वैक्सीन हर ज़ाविये से बनाने की कोशिश की और एक मुश्तरका अमल और क़ुव्वत के तहत इसको लेके आए एक एफर्ट्स के साथ, ताकि अगर हम फेलियर का शिकार होते हैं, तो दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट ना हो। हमारे पास पैरेलल में ऑप्शंस मौजूद हों, ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें और हो सकता है, अभी इस बारे में बात नहीं हो रही, ना इसके ऊपर इतना हतमी तौर पर ख़्याल अभी गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स की बात की जा रही हो। पहले एक वैक्सीन दी जा रही हो कि एक तरीके से इम्यूनिटी पैदा कर लें, फिर उसके बाद एक बूस्टर दिया जाए, लेकिन वो दूसरी किस्म की वैक्सीन का दिया जाए, ताकि एक क्यूमुलेटिव पैदा हो। तो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, म्यूटेशंस को काबू पाने के लिए या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हासिल करने के लिए। तो ये एक जो है एक मामला था जो कि मैं जो है बताना चाह रहा था। नहीं, दिस इज़ वेरी गुड डॉक्टर हामिद और थैंक यू सो मच। इस पे उन्होंने हमें ये बताया कि जो मुख्तलिफ 7 किस्म की वैक्सीन्स फ़ेज़ 3 में एंटर भी हो गई हैं, वो हर कोई मुख्तलिफ किस्म की है। कि खुदा ना ख़ास्ता एक टेक्नीक फ़ेल हो जाती है, हमारे पास बाकी 5 या 6 मौजूद होंगी। अब मेरा एक अगला सवाल है और ये मेरा ख़्याल है मेरा लास्ट सवाल होगा क्योंकि हमारा टाइम भी क्लोज़ की तरफ जा रहा है। दुनिया को क्या लगता है डॉक्टर सबीहा कि एक दफ़ा जब वैक्सीन बन जाएगी तो क्या ये वंस इन अ लाइफ़टाइम इस्तेमाल वाली होगी? या ये फ्लू की तरह की होगी कि हर सीज़न में एक नई म्यूटेशन आएगी और एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी? डॉक्टर सबीहा के बाद मैं यही सवाल डॉक्टर शहजाद से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, फिर डॉक्टर हामिद से इन द सीक्वेंस। जी। जी, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत ही आजकल मतलब वो कहना चाहिए ना कि बहुत ही गरम किस्म का क्वेश्चन है, हर कोई ये सोच रहा है। जो देख रहे हैं उस तरफ कि वैक्सीन बनेगी तो फिर वो किस तरह से बिहेव करेगी। जी, इन सवालों का जवाब इस वक़्त देना बहुत ही मुश्किल है। एक तो पहले ये हमें पता चल जाए, जिससे अभी डॉक्टर शहजाद हामिद ने भी कहा, वैक्सीन बनेगी लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? कितने अरसे तक जाके वो वैक्सीन कामयाब रहेगी? यानी उसके अंदर जो सेल्स या मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, उस वैक्सीन पे डालने से वो कितने अरसे तक रहेंगे और वो इस हद तक रहेंगे कि या इतने हो जाएँगे कि फिर दोबारा से वैक्सीन देने की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो ये अभी हम नहीं मालूम कर सकते। हमें सीक्वेंशियली या हर थोड़े-थोड़े अरसे के बाद जिन पेशेंट्स को हमने वैक्सीन दिया है, हमें देखना पड़ेगा कि वैक्सीन बिहेव कैसे कर रही है। दूसरा ये कि फ्लू की तरह ये वैक्सीन हमें हर दफ़ा देनी पड़ेगी। कोरोना वायरस में तो अभी से हम देख रहे हैं कि म्यूटेशंस हो रहे हैं। यानी जो वायरस चाइना से चला था, फिर जो अमेरिका गया या यूके गया, फिर वहाँ से होते-होते पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान आने के बाद उसने अपनी शक्ल थोड़ी बहुत बदल ली। लेकिन अगर जो वो शक्ल उसने बदल ली है, जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा कि पूरी नहीं बदलती, कुछ तो चीज़ें रह जाती हैं उसमें, जो लेके चल रहा है वो रहता है, लेकिन कुछ उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। लेकिन उस तब्दील होने से उसकी सिवियरिटी में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। तो अभी इस वक़्त ये कहना कि हम हर साल अगर वैक्सीन बनाएँगे यानी हम हर दफ़ा इतना ही अपना रिसोर्सेज़ पे खर्च करें और इतना ही हम इसमें पैसा डालें, तो वो कितना यूज़फुल होगा? इस वक़्त ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे-जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ेंगी और अल्लाह ना करे दोबारा से इतना कोई लीडर कोरोना वायरस आए दोबारा से कि हमें फिर से ज़रूरत पड़े, तो हम फिर उसमें दोबारा से वर्क करना शुरू करें। और एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर हामिद ने कि अगर हम मुख्तलिफ तरीके के वैक्सीन्स जो अलग-अलग तरीके से जिसमें इम्यूनिटी पैदा करते हैं, हम उसको सबको मिला लें, तो फिर शायद ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी किसी न किसी सूरत में मौजूद हो जाए जिस्म में। सो इस पे यही है कि देखें ट्राई हर तरफ से किया जा रहा है बट ओनली टाइम विल टेल। डॉक्टर शहजाद आप हमें बताना चाहें इसी सवाल का जवाब। अच्छा, ये बड़ा क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे हमारा ओपिनियन ही हो सकता है क्योंकि अभी कोई चीज़ तो सामने क्लियर आई नहीं है, वैक्सीन्स भी बन रही हैं और बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसकी बेसिस पे ये कह सकते हैं, एक तो पहले वायरस के बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने भी इसको चाइना वायरस कहा कि ये चाइना की लैबोरेटरीज़ में बना और इस तरह हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक बड़ी रिसेंट स्टडी अभी पब्लिश हुई है नेचर में, तो उन्होंने ये पता लगाया कि इसकी ओरिजिन क्या थी? क्या ये लैब में बना था या ये किसी जानवर से इंसान में ट्रांसफर हुआ था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टडी की
उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो लैब में नहीं बना था, ये चाइना वायरस नहीं है, ये बैट से एक चमगादड़ होती है, उसकी एक किस्म होती है, उससे ये जानवर में ट्रांसफ़र हुआ और फिर ये इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि ये लैब बेस्ड नहीं है, किसी ने लैब में नहीं बनाया और इसके चांसेस हैं कि ये दोबारा भी पैंडेमिक आगे जाके हो सकता है, ये ट्रांसफ़र दोबारा बैट से ह्यूमन में दोबारा हो सकता है और ऐसा पैंडेमिक फ्यूचर में दोबारा आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीन बनती है और कामयाब तौर पे बनती है, अगर कोई ज़्यादा म्यूटेशन ना हो वायरस में, कोरोना वायरस में, तो ये वैक्सीन आगे जाके भी यूज़फुल रहेगी अगर ये दोबारा पैंडेमिक आता है। तो ये भी हो सकता है कि ये साल में ना लगवानी पड़े तो कुछ सालों में, क्योंकि अगर आप पहला आउटब्रेक देखें जो हुआ था सार्स का, वो 2003 में हुआ था। यही जी। कोरोना वायरस था लेकिन दूसरे किस्म का था। तो 17 साल बाद ये दोबारा या 16 साल बाद दोबारा ये कॉज़ होता है। तो अगर ये साल में नहीं तो आपको कुछ सालों में शायद लगवानी पड़े। तो ये जो डाटा देख के यही लगता है कि शायद आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये ठीक नहीं है। कह सकते कि सालों में हो, 1 साल में हो, 3 साल में हो, 10 साल में हो, ये नहीं कह हुँ, सकते। हुँ। लेकिन होपफुली हर साल नहीं होगी क्योंकि बात वही है कि अभी तक 31 जीनोम्स आ चुके हैं, लेकिन उनका कोर सेम है तकरीबन। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा। डॉक्टर हामिद, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें? फिर मैं इस सेशन को सम अप इंशाल्लाह करती जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा। मैं बज़ात खुद जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने कहा कि इसमें हम जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो मैं बज़ात खुद इसमें जो है थोड़ा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा गंभीर मसला हुँ, नहीं होगा इंशाअल्लाह। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जैसे डॉक्टर सबिया ने कहा कि माज़ी में हम कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बना सके। लेकिन अगर हम वाक़ई में इसकी डेवलपमेंटल साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर जाएँ, जब सार्स आया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रोफ़ेसर हैं, जो उस वक़्त वैक्सीन तैयार कर रही हैं, उन्होंने सार्स के लिए भी वैक्सीन बनाई थी और उन्होंने मर्स के लिए भी बनाई थी। लेकिन वो दोनों वबाएँ जो है दुनियाई लेवल के ऊपर नहीं फैलीं, उसमें जो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़ थी, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कंटेन किया और एक मुल्क की जो एपिडेमिक थी, उसको पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार करने से रोका। तो वो जो है ना मुल्की सतह के ऊपर कंट्रोल हो गई वो बीमारियाँ और जब तक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुँची, तो वो वबा तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके लिए जो है फिर फंडिंग जस्टिफ़ाई नहीं हो पाई क्लिनिकल ट्रायल्स की और वो रिसर्च वहाँ पे डाई डाउन हो गई कि भई अब जब वबा है ही नहीं, तो फिर इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल्स में ले जाके क्या किया जाए? फिर उसके बाद मर्स के अंदर भी ऐसा हुआ, तो वो मिडल ईस्ट से तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और साउथ अमेरिका की तरफ जा रही थी, लेकिन जब तक वहाँ पे उन्होंने फ़ेज़ 1 ट्रायल्स की, उसके बाद वो वबा भी ख़त्म हो गई। तो ये जो तरीक़ाकार है वैक्सीन का जो स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई है, इसके ऊपर दुनिया की नज़रें यूँ भी ज़्यादा हैं क्योंकि यही वैक्सीन का तरीक़ाकार पहले माज़ी में 2 कोरोना वायरसेस के लिए ब यूज़ हो चुका है और उसमें बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए थे, सेफ भी थी, फ़ेज़ 1 भी उनके हो गए थे, फ़ेज़ 2 के अंदर वो एंटर हो गई थी, कुछ में थोड़ा डेटा भी आ गया था। तो अभी उन्होंने तीसरी दफ़ा ये बनाई है, तो हुँ, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये होगा। अब मुस्तकबिल में अगर के वायरस मज़ीद अपनी शक्ल चेंज करता है, जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने बताया कि इसमें वक़्त लगेगा, इसकी जो चेंजेस हुँ, हैं, इतनी तेज़ी से नहीं है। लेकिन हम ये भी ना भूलें कि सिर्फ़ ये 3 वबाएँ नहीं हैं, कुछ वबाएँ जो हैं वो एनिमल्स के अंदर आई हैं, जो एनिमल हुँ, फ़ॉर्म्स हैं उनके अंदर आई हैं और चूँकि ये वायरस जो है जंप करता है स्पीशी टू स्पीशी, तो उसके बीच में इंटरमीडिएरी होस्ट जो होते हैं, जैसे कि पिग फ़ार्म्स के अंदर ख़ास तौर पर जो है ये कोई 1 हुँ। 2 वबाएँ आई थी, जो कि सार्स 1 और सार्स 2 के दरमियानी वक़्फ़े के अंदर। तो अगर कि ऐसा आती भी है, तो इस वक़्त हम इस वक़्त बहुत खुशनसीबी पोज़ीशन पे ये हैं कि हमने इतना ज़्यादा इस पे रिसर्च कर ली है दुनियावी सतह के ऊपर और जितने ज़ावियों की वैक्सीन हम बना रहे हैं, इससे हम इस पे फ्यूचर में काबू पाने के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हैं निस्बतन सार्स 1 के मुकाबले में। दूसरी बात ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने हुँ, सुना होगा अखबारों में, तो वो हर्ड इम्यूनिटी भी लोगों में मौजूद है। जैसे पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान एक ब्लेस्ड नेशन है, तो वो जो इम्यूनिटी बन रही है या जेनेटिकली पहले से मौजूद है या सार्स-कोवी-2 के लिए बनेगी, सार्स-कोवी-1 के लिए लोगों में बनी, एमईआरएस के लिए लोगों में बनी, वो इम्यूनिटी भी बॉडी के इम्यून सिस्टम को याद दिलाती है। बाज़ औक़ात उसके मेमोरी सेल्स जो होते हैं, उन खलियों में वो मेमोरी महफ़ूज़ रहती है, तो वो बाद में आपको हेल्प करती है किसी दूसरे इन्फेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो आई थिंक म्यूटेशंस आएँगी, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि म्यूटेशंस आएँगी, वो रोकी नहीं जा सकती नंबर 1। हुँ, नंबर 2 ये वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, ये चोली-दामन का साथ है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होगा, इस पे हम काबू पा सकेंगे, इसके लिए इम्यूनिटी बन जाएगी और ख़ास तौर पे बीसीजी की वैक्सीन का हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया, वक़्त
हमारे पास अब बहुत कम रह गया है। तो मैं बहुत ही मुख्तसरन इस बात को कहना चाहूँगा कि बीसीजी वैक्सीन का हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया, जैसे डॉक्टर शहज़ाद लास्ट एपिसोड में बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है अमवात कम होने की क्या वजूहात में से एक वजह ये भी तस्वुर की जा रही है। लेकिन हतमी हमारे पास इसका आंसर नहीं था। लेकिन अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फेज़ 3 में क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, उसमें बीसीजी वैक्सीन को देखा जा रहा है कि क्या बीसीजी वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ आपको मुदाफ़ती क़ुव्वत पैदा करती है या नहीं करती है। इस ट्रायल के कंक्लूड होते ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाबात मिल जाएँगे और हो सकता है बहुत से ममालिक जो ऑलरेडी बीसीजी वैक्सीनेशन अपनी हिफाज़ती टीकों में शामिल रखते हैं, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। लेकिन अभी कहना क़ाबिल-ए-वक़्त होगा, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों को नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये ट्रायल अभी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये आपके पास मौजूद है। एक और पुरुम्मीद चीज़ जो है जिस पे मैं बात करने का मौका नहीं मिला, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। इस वक़्त इतनी वज़ाहत का वक़्त नहीं, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एंटीबॉडीज़ की वो किस्म है जो लेबॉरेटरी में हम साइंसदान खुद बनाते हैं और इसके ऊपर एस्ट्राज़ेनेका जो है ख़ास तौर पर बहुत ही एक्सपर्टीज़ रखती है और उन्होंने 1500 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को स्क्रीन किया है और 6 एंटीबॉडीज़ ऐसी आइडेंटिफ़ाई की है जो कोविड को न्यूट्रलाइज़ करने की सलाहियत रखती हैं। उन 6 में से उन्होंने 2 एंटीबॉडीज़ जो है क्लिनिकल ट्रायल में ले जाने का फ़ैसला किया है अभी जुलाई में। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन एंटीबॉडीज़ ये स्पाइक प्रोटीन के 2 मुख्तलिफ हिस्सों पे अटैक करती हैं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ताकि उनको एक कॉम्बिनेशन इफ़ेक्ट मिले। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल कामयाब हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यूँ भी होगा कि ये आपको एक तो वैक्सीन की तरह प्रोटेक्शन देगी ताकि आपको वायरस ना हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो हेल्दी नहीं हैं, जो वैक्सीन नहीं लगा सकते, जो खुद से इम्यूनिटी नहीं पैदा कर सकते या जो बीमारी का शिकार है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी मौत के मुँह पे हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनको भी दी जा सकती हैं। ये इनके एज़ अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ की जा सकती हैं। जी। ये एक हमारे पास बैकअप मौजूद है जो इन पैरेलल चल रहा है और आइंदा आने वाले वक़्तों में हमें पता चल जाएगा। इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि तमाम पिक्चर को देखते हुए कि इंशाअल्लाह हम बेहतर तौर पर इससे काबू पा सकेंगे। इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया टू आवर पैनलिस्ट फॉर टुडे। आज का क्या आप लोगों को मालूम है, आज हमने अपने नाज़रीन को एक छोटी-सी पीएचडी करा दी है इन वैक्सीन्स एंड आई होप कि ये काम आए बिकॉज़ ये ऐसे सवालात हैं जो गलत जिनकी मिथ्स बहुत होती हैं, बहुत गलत तरीके से उन्हें बयान किया जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे वी हैड अ साइंटिफिक पैनल जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक-एक वैक्सीन को नाम के साथ एक्सप्लेन किया कि कौन-सी स्टेज पे है, हमें कितना पुरुमीद होना चाहिए, हमें कितना पुरुमीद नहीं होना चाहिए। सो एज़ यू ऑल नो कि हमारा ये सेशन होता है एवरी संडे 8 पीएम और एक हमारे सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स हैं जो कि हम कॉमन कोरोना कोविड के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे करेंगे। आज का आप लोगों को मालूम है वैक्सीन्स पे था। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को 8 पीएम पे, वो हो रहा होगा कि अगर वैक्सीन खुदा ना खास्ता नहीं आती, तो हमारे पास ऐसे क्या अल्टरनेटिव्स हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइलैक्टिकली। प्रोफाइलैक्टिकली का मतलब प्रिवेंशन के तौर पे, जिन लोगों को अभी कोविड नहीं है और अगर वैक्सीन खुदा ना खास्ता डिले हो जाती है या कामयाब नहीं हो पाती, तो ऐसी और क्या चीज़ें हैं? तो इज़ इट गोइंग टू बी कंप्लीट ब्लैकआउट के अब दुनिया ख़त्म है और अब कुछ नहीं किया जा सकता या हमारे पास और भी उम्मीद है वैक्सीन्स के अलावा? सो ये टॉपिक लेके हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे 8 पीएम पे। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट का, डॉक्टर हामिद मर्चेंट, डॉक्टर सबिहा अनीस, डॉक्टर शहज़ाद हसन और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर वजीहा जावेद। मैं इस वक़्त शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ T2F और गेट्स फार्मा का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया है कि ये प्रोग्राम्स हम आपकी तरफ लेकर आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सेम टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।